Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the सिद्धि परीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर डेली करंट अफेयर्स. सो कैसे हो सब और आपके एग्ज़ाम्स कैसे चल रहे हैं? काफ़ी बच्चों का काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर और थोड़ा सा वहाँ पे जो उनका इन्विजिलेटर्स वाले इश्यूज हैं वो भी काफ़ी हैं, क्योंकि एक कमेंट भी आया था कि बेसिकली इन्विजिलेटर्स काफ़ी टाइम ले रहे हैं. देखो यार, सब स्कूल का ना अपना अलग अलग होता है. जितने एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं तो कभी कभी क्या होता है कि इन्विजिलेटर्स आपको अच्छे भी मिल जाते हैं जो कि एग्ज़ाम होने से पहले आपके सिग्नेचर सब ले लें. सो वो मिक्स प्रोसेस होती है. हर जगह पे हर टाइप के टीचर्स इन्विजिलेटर्स मिलते हैं जो कि कभी कभी काफ़ी वो टाइम वेस्ट भी करवाते हैं बीच में आके साइन करवाना ये करवाना. बट चलो ये एक प्रोसेस का नाम है. बट आप मेहनत करते रहिए और जो हार्डवर्क करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है. ठीक है. सो आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो कि करंट में हैं वो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स हैं आज. ठीक है. हर एक फील्ड का एक टॉपिक है. साइंस लाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम पढ़ेंगे, जो कि सर्वे हुआ है किस पे, साउथ अफ्रीका के किस पे, लेपर्ड्स के ऊपर. ठीक है. अब पहले देख लेते हैं आगे जाने से पहले कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे. ठीक है. सो बेसिकली इन टुडेज क्लास जोश हाई होना चाहिए. ठीक है. सो इन टुडेज क्लास सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो करेंगे एक वायरस के बारे में. ठीक है. तो यहाँ से हमारा डिजीज वाला एक, देखो डिजीज से भी होते हैं ना, सेवरल डिजीजेस होती हैं, वहां से भी हमारा एक टॉपिक कवर हो जाएगा क्योंकि ये अभी न्यूज में है. क्योंकि जो जो नीचे साउथ इंडियन की स्टेट्स है ना, जो कि साउथ की स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा इस वायरस को देखा गया है अभी रिसेंट में. सो इसलिए ये न्यूज में है वायरस. सब कुछ देखेंगे इस वायरस के बारे में, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे क्या सब कुछ है इससे रिलेटेड. उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेट ब्लॉक. अब इंटरनेट ब्लॉक का मतलब क्या है हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी क्लास के अंदर कि इंटरनेट ब्लॉक मतलब कि इंटरनेट शटडाउन. सो इंटरनेट शटडाउन की एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट ने यह बताया कि इंडिया पहले नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट शटडाउन से. अब इंटरनेट शटडाउन कौन से लॉ से होता है, कैसे होता है, कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा हुआ, सब कुछ पढ़ेंगे. ठीक है. अब उससे अगला टॉपिक हम लेंगे इगला. अब इस टॉपिक के बारे में तो मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा. अब भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे कि अगर आपको क्या पता है कि इगला क्या है. सो क्वेश्चन इसका ना सीधा ऐसे ही आएगा कि IGLA इगला एस क्या है. सो अगर पता है तो बता दीजिए, नहीं पता तो वीडियो में मैं बता दूंगा आपको. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हिंट दे देता हूं कि ये डिफेंस से रिलेटेड हम पढ़ेंगे. ये होगा डिफेंस से रिलेटेड आज. ठीक है. अगला देखते हैं. अगला होगा प्लंजिंग रीजन. अब ये साइंस से रिलेटेड है. प्लंजिंग रीजन का मतलब होता है, इसमें हम पढ़ेंगे ब्लैक होल के बारे में कि जो ब्लैक होल के पास ऐसा एरिया है ना जहां पे एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी जो थी बिल्कुल सही बैठी थी. कैसे बैठी थी, क्या बैठी थी, पढ़ेंगे. और आज का जो लास्ट टॉपिक फिर हमारा होगा वो होगा माइथोजीन्स के बारे में. अब माइथोजीन्स किसके माइटोजीन्स, लेपर्ड के माइटोजीन्स के ऊपर स्टडी हुई है. इससे ये पता लगाया है कि जो ये लेपर्ड्स है साउथ अफ्रीका के, ये कौन से, मतलब कि कौन सी, ऐसा हुआ था ना कि जब अर्थ बनी थी, जब अर्थ स्टार्ट हुई थी सबसे पहले आइस एज आया था, उसके बाद फिर अलग अलग फेजेस आया था. सो लेपर्ड्स की ओरिजिन कब हुई थी, एक्चुअल ओरिजिन कब हुई थी, उन्होंने इससे ये क्या किया है, फाइंड करने की कोशिश की है. ठीक है. सो क्लास का जो पहला टॉपिक होगा आज हमारा वो होगा, वेट अ सेकेंड, यप. सो पहला टॉपिक होगा क्लास का वेस्ट नील वायरस के बारे में. ठीक है. अब इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ते हैं हम. जोश होना चाहिए. अगेन हाय चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपका जोश कैसा है. ठीक है. और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि हम सिर्फ फोकस करते हैं एग्जाम से रिलेटेड. एग्जाम में क्या न्यूज आ सकती है, इस टॉपिक से क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, वो उस बेसिस पे हम पढ़ते हैं. ठीक है. सो पहला जो टॉपिक है वो है वेस्ट नील वायरस के बारे में. सबसे पहली बात, वेस्ट नील वायरस फैलता कैसे है. सो वेस्ट नील वायरस ऑल्दो ह्यूमंस में ज्यादा देखा गया है कि मॉस्किटो की वजह से होता है, बट अगर देखा जाए तो वेस्ट नील वायरस का जो होस्ट है, जिसको हम बोलते हैं रेजर्वोयर, जिसको हम बोल देते हैं रेजर्वोयर. रेजर्वोयर का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट कहां से हुआ, मेन स्टार्ट कहां से हुआ. सो जो वेस्ट नील वायरस का रेजर्वोयर है उसको बर्ड्स माना जाता है. देखा जाता है कि बर्ड्स में सबसे ज्यादा ये वायरस होता है. ठीक है. सो जब बर्ड्स होती है ना, प्राइमरली बर्ड्स में होते हैं. सो प्राइमरली जब बर्ड्स इन्फेक्ट होती है इस वायरस से, सो बर्ड्स में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा, देखो वायरस किसी को भी अफेक्ट करे, ह्यूमन को अफेक्ट करे या किसी एक एनिमल को अफेक्ट करे या बर्ड को अफेक्ट करे, वो उसको फिजिकली अफेक्ट करता है, मेंटली भी अफेक्ट करता है. सो अगर बर्ड्स में ये वायरस होता है ना, सो वो बर्ड्स को वीकनेस फील होती है. वीकनेस के साथ साथ वो अपना कोऑर्डिनेशन सिस्टम भूलने लगती है. चलते हुए, उड़ते हुए उनको क्या होता है, वीकनेस फील होती है और वो मतलब अजीब सा उनमें एक अलग ही सडन चेंज आ जाता है उनकी बॉडी में. और फाइनली कुछ बर्ड्स में देखा गया है कि वो बर्ड पैरालाइज भी हो गई है. पैरालाइज, उनको चलने में या तो दिक्कत हुई या फिर वो उड़ नहीं पा रही, तो उनकी बॉडी में पैरालाइज हो जाता है. अब ये सब होते हैं सिम्टम्स बर्ड्स के अंदर. ठीक है. एक सिंपल सी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं. एक बर्ड है जिसके अंदर ये डिजीज होता है, जिसके अंदर ये वायरस होता है.
उस बर्ड के जब कांटेक्ट में मॉस्किटो आता है तो ये वायरस मॉस्किटो के अंदर जाता है, क्योंकि ह्यूमन, आप एक नॉर्मल सी बात बताओ कि वो टाइम कौन सा था जब आपने किसी बर्ड को हाथ लगाया था, फिर किसी बर्ड ने आपको आके कुछ भी बाइट किया हो या कुछ किया हो, क्योंकि ये नॉर्मल सिनेरियो में नहीं देखा जाता, ठीक है। सो ये होस्ट तो इसको कौन करती है, बेसिकली बर्ड्स होस्ट करती हैं, बट ये एक मॉस्किटो बोर्न है। ये क्या है, ये एक, वेट अ सेकंड, ठीक है, ये क्या है, एक मॉस्किटो बोर्न सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ये कौन सा है, मॉस्किटो, क्योंकि ह्यूमन का मॉस्किटो के साथ इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि मच्छर आके हमें काटते हैं और ये वायरस बर्ड से सीधा हमारे तक पहुंचता है। सिमिलरली ये वायरस ह्यूमंस में ही नहीं, यहां तक कि हॉर्सेज में भी देखा गया है कि हॉर्स के अंदर भी ये वायरस देखा जाता है, ठीक है। आगे जाके हम वैक्सीनेशन की भी बात करेंगे कि बेसिकली हॉर्स के लिए तो वैक्सीनेशन आ गई है, बट ह्यूमंस के लिए कोई भी वैक्सीनेशन नहीं आई है, ठीक है। इसी के साथ ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब क्या होता है बच्चा, जूनोटिक डिजीज बोली जाती है कोई भी डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन में फैल जाए उसको बोलते हैं हम जूनोटिक डिजीज, ठीक है। मतलब इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, और हमारे ह्यूमंस के अंदर सबसे ज्यादा ये वेस्ट नील वायरस अगर आया है तो वो मॉस्किटो की वजह से आया है, और मॉस्किटो में कहां से आया है, बर्ड की वजह से आया है, ठीक है। इसी के साथ आगे पढ़ते हैं हम कि ये जो वायरस है ये कोज करता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज इन ह्यूमंस के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। और ये सेकंड टॉपिक पढ़ी है, हाउएवर मतलब ये पढ़ते रहना, पीपीटी आपको शेयर हो जाएगी। ये वायरस ह्यूमंस के अंदर अगर हो जाता है, सो 80% चांसेस ऐसे हैं कि किसी भी ह्यूमन में सिम्टम्स ना दिखे, क्योंकि ये सिम्टम्स बहुत ही देर बाद दिखे जाते हैं, मतलब एक वीक बाद या फिर 10 दिन बाद ये सिम्टम्स दिखे, ठीक है। सडनली सिम्टम्स नहीं दिखते, मतलब कि आज आके मॉस्किटो ने अगर मुझे काट लिया, मैं क्यों, मतलब रैंडम अगर कोई एग्जांपल उठाते हैं कि अगर मॉस्किटो ने आके किसी को बाइट किया, लेट्स से ए पर्सन को आके बाइट किया, उस ए पर्सन को 7 से 8 दिन तक कोई भी, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो कोई भी सिम्टम शो ना करे, पर वो अफेक्टेड है उस वायरस से, सो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है उसको। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि एक, हाँ देखो ये एक नेचर में ना एक साइकिल में होता है, मैंने आपको बताया था नेचुरल नेचर में क्या होता है, साइकिल में होता है। कैसे साइकिल में होता है कि बर्ड में ये वायरस होता है, बर्ड से मॉस्किटो में जाएगा, मॉस्किटो से फिर हॉर्स में चला जाता है, हम हॉर्स के कांटेक्ट में आते हैं, या फिर वो मॉस्किटो से हम में चला जाता है। तो एक नेचुरल साइकिल है इस वायरस की, जैसे कि ये नेचर में फैलता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात पता लग गई है। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि डेंगू किसकी वजह से होता है, एंडीज, कौन से मॉस्किटो की वजह से होता है, एडिस मॉस्किटो की वजह से होता है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ऐसे ही जो वेस्ट नील वायरस है, ये मेन होस्ट तो इसका बर्ड है, पर बर्ड से मॉस्किटो, और इस साइकिल को याद रखना, ठीक है। अब ह्यूमंस में भी हो सकता है, हॉर्स में भी हो सकता है, और मैमल्स में भी हो सकता है। ये वही स्टोरी है जो मैंने अब तक आपको बताई है, इसको आप आराम से बैठ के पढ़ लेना। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, देखो मैंने बताया था ना कि रेजर्वोरियर क्या है, मेन रेजर्वोरियर तो बर्ड ही है। उसके बाद वेस्ट नील वायरस जो होता है वो ट्रांसमिट करता है पीपल में, ज्यादातर मॉस्किटो की वजह से, जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे चीज लिखी हुई है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे स्टार मार्क करना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्या पॉइंट बोल रहा है, ये पॉइंट बोल रहा है कि अगर मॉस्किटो की वजह से हॉर्स अफेक्ट होता है, किससे, वेस्ट नील वायरस से, सो हॉर्स, जो हॉर्स है ना उसकी वैक्सीन अवेलेबल है, बट ह्यूमंस की वैक्सीन अब तक अवेलेबल नहीं है। एक एक्यूरेट ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि आप कोई गोली खा लो और आप कल ठीक हो जाओ, ठीक है। सो यही लिखे कि वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर हॉर्सेज बट नॉट अवेलेबल फॉर ह्यूमंस, ह्यूमन के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। और जो इस वायरस से रिलेटेड लास्ट पॉइंट जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो ये कि ये वायरस बेसिकली देखा कब गया था, फर्स्ट टाइम कब वेस्ट नील वायरस किसी को हुआ था। सो पहली बार ये 1937 के अंदर, कब देखा गया था, 1937 के अंदर युगांडा की एक वुमेन थी, उसको ये वायरस हुआ था। और बेसिकली बर्ड्स में ये पहली बार देखा गया था 1953 के अंदर, बर्ड्स में पहली बार देखा गया था 1953 के अंदर, ठीक है। सो इसी के साथ जो ये पहले वाला टॉपिक है ये खत्म होता है। और लास्ट जो चीज है ना, इसको याद रखना कि ये एक जूनोटिक डिजीज है जो कि एनिमल से ह्यूमन में फैलती है, बट ह्यूमन से ह्यूमन में नहीं फैलती। मतलब अगर किसी ए पर्सन को वेस्ट नील वायरस है और वो बी पर्सन के कांटेक्ट में आया तो उसको वो वेस्ट नील वायरस नहीं होगा, ये सिर्फ हमारे ह्यूमन बॉडी में मॉस्किटो से फैल सकता है या फिर बर्ड से फैल सकता है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब ये पॉइंट आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारा इग्ला एक्स। अब इग्ला एक्स क्या है, इग्ला एक्स डिफेंस लाइन से रिलेटेड है। मतलब ये टॉपिक आपसे क्वेश्चन में अगर आया एग्जाम में तो सिर्फ इसका यही पूछा जाएगा कि ये
इसका नाम दिया जाएगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि बेसिकली ये क्या है। सो ये क्या है, ये एक मैनपैड्स है। मैनपैड्स का मतलब होता है मैन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय रशिया। सो सबसे पहली बात, ये रशिया ने डेवलप्ड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। अब ये रशिया ने डेवलप किया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल बता देता हूं ताकि आप इस टॉपिक से रिलेट कर पाओ कि बेसिकली ये चीज है क्या। अब ये एक डिफेंस सिस्टम है जो कि ऐसा दिखता है। इसका काम क्या है, इसका काम है ये, मतलब जैसे कि आपने मूवीज में भी देखा होगा। सो बेसिकली अगर इसको हिंदी में बोले तो बोल सकते हो कि आप ये एक छोटे से तरीके की तोप है, राइट। अब इसको क्या होता है कि इसको जो डिफेंस वाले सिस्टम होते हैं ना, वो अपने कंधे पे रखते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, उसको अपने शोल्डर पे रख के, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जो अपने शोल्डर पे रख के किसी भी हेलीकॉप्टर अगर आसपास आपके, उसको हिट कर सकते हैं, या फिर कहीं छोटी सी मतलब छोटी सी कोई बटालियन रह रही है किसकी, एनिमी की कोई बटालियन रह रही है, उसको हिट कर सकते हैं। सो बेसिकली इस तरह से होता है। इसको यहाँ पे शोल्डर्स पे रेस्ट करके इसको हम क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, ठीक है। अब आई होप अगर आपको ये अब समझ आ गया कि ये इग्ला क्या है। सो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है इग्ला क्या है। सो ये क्या है, बेसिकली मैन। अब देखो मैन मतलब कि मैन का नाम इसको ऐसे ही दे दिया कि बेसिकली आर्मी में ज्यादातर पहले मैन होते थे, तो इसलिए इसको नाम दे दिया, ठीक है। बट आजकल वुमेन्स भी है, तो अब नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी रशिया का है ये, हमारा तो है नहीं। बट हम ये न्यूज में क्यों आए, क्योंकि हम इसको क्या ले रहे हैं, हम इसको रशिया से ले रहे हैं। बट हमने रशिया से पहला स्लॉट तो इसका ले चुके हैं बहुत पहले। अब रशिया से हम इसका दूसरा स्लॉट ले रहे हैं। कौन सा स्लॉट ले रहे हैं, दूसरा स्लॉट, इसीलिए दोबारा से न्यूज में आया है, ठीक है। ये क्या है, मैन पोर्टेबल। पोर्टेबल क्यों बोला, क्योंकि कोई भी चीज पोर्टेबल होती है जिसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो ये पोर्टेबल है, क्योंकि अगर एक ह्यूमन इसको लेके खड़ा हुआ है, सो ऑब्वियसली इसका वेट इतना भी ज्यादा नहीं है। सो एक पोर्टेबल है, ठीक है। ये पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ऑब्वियसली हम इसको नीचे से बैठ के ऊपर एयर की तरफ चलाएंगे। सो ये क्या हुआ, एक एयर का डिफेंस सिस्टम हुआ। अब ऐसे इजिली याद करो ना इसको, ये क्या हुआ, एयर का डिफेंस सिस्टम हुआ। किसने डेवलप किया, रशिया ने किया। सो आज के बाद कभी मत भूलना कि बेसिकली ये टर्म क्या है, IGLA, इग्ला एस क्या है, बेसिकली ये है एक एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ रशिया। रशिया ने इसको 2004 में मतलब डेवलप जब भी किया था, 2004 में रशिया के पास ये चीज थी और रशिया इसको यूज करता था, ठीक है। सो रशिया के पास ये थी। ऑल दो जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं वो इसको इग्ला के नाम से नहीं बुलाती, बल्कि इसको बुलाती है वो SA-24 के नाम से। सो याद रखना, इग्ला और SA-24 दोनों सेम चीज है। ये वेस्टर्न कंट्रीज बुलाती हैं इस नाम से, रशिया से नहीं बुलाती, क्योंकि रशिया की वेस्टर्न नेशंस के साथ वैसे भी नहीं बनती है। वेस्टर्न नेशन, वेस्ट में कौन होगी, वेस्ट में कंट्रीज होगी जैसे कि वो अमेरिका, US है, ठीक है। उनके साथ तो वैसे भी नहीं बनती, उनके बीच में तो वैसे भी कोल्ड वॉर भी चला हुआ था। सो वो चीज सेम है, दोनों के डिवाइसेस सेम है, बट नाम दोनों के अलग अलग है, ठीक है। अब आगे जाए। सो इट कैन बी फायर बाय एन इंडिविजुअल। ऑब्वियसली इंडिविजुअल इसको फायर कर सकता है, चाहे 2-3 बंदे भी इसको फायर कर सकते हैं। एनिमी के एयरक्राफ्ट को, मतलब लो हाइट पे कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या फिर एयरक्राफ्ट कूद रहा है, हम उसको क्या कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। अब इसकी रेंज कितनी होती है वो भी मैं आपको बताता हूं, बट ये लास्ट पॉइंट इसका ले लीजिए कि हमारी इंडिया इसको क्यों खरीद रही है। इंडिया इसको इसलिए खरीद रही है ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया चाहती है कि हमारी आर्मी के अंदर जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब एक तो होती है लॉन्ग रेंज, मतलब हम अपने एनिमीज को लॉन्ग रेंज पे, जो कि हमसे दूर बैठे हैं, लॉन्ग रेंज पे उसको हिट करें और उनको हरा दें। पहला ये होता है। एक होता है शॉर्ट रेंज, मतलब एनिमीज जब इतने पास आ गए हैं, सो हम ऐसा अपने पास कोई डिफेंस सिस्टम रखे जो उन पे हाई इंपैक्ट डाले। सो इसीलिए हमने इंडियन आर्मी ने इसको क्या किया है, रशिया से खरीदा है। अब इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 6 किलोमीटर। इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 6 किलोमीटर। सो बेसिकली अगर यहाँ पे कोई हमारा डिफेंस का पर्सोनल खड़ा है, सो वो इसको लेके यहाँ से 6 किलोमीटर तक के रेडियस में क्या कर सकता है, किसी भी एयरक्राफ्ट को या फिर किसी भी एक छोटे से एनिमी के ग्रुप को हिट कर सकता है, टारगेट कर सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंटरनेट शटडाउन। अब इंटरनेट शटडाउन क्या है हम जानेंगे आज। इंटरनेट शटडाउन, आप देखते हो कि अभी क्या हुआ था ना, हरियाणा में भी जब हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था, सो किसान आंदोलन हुआ था अंबाला के पास। सो उस टाइम क्या हुआ था कि अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, ठीक है, वहां पे एक जगह का नाम है पीपली में, वहां पे क्या हुआ था, इंटरनेट का शटडाउन हो गया था। ऑल तो करनाल की तरफ इंटरनेट चल रहा था, बट दिल्ली में वहां पे क्या हो गया था, इंटरनेट शटडाउन हो गया था। और यहां तक कि जो कुरुक्षेत्र और अंबाला का जो रीजन था, वहां पे 15-16 दिन तक इंटरनेट शटडाउन रहा था, ठीक है। अब इंटरनेट शटडाउन क्यों होता है, इंटरनेट शटडाउन करने के क्या कारण होते हैं, इंटरनेट शटडाउन होने का जब कोई सेंटर या जो सेंटर या फिर कोई स्टेट
इंटरनेट शटडाउन करती है तो उसको कौन सा एक्ट पावर देता है, और इंटरनेट शटडाउन में इंडिया की क्या रैंकिंग है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। और आज के बाद जो इंटरनेट शटडाउन का टॉपिक है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। सो इंटरनेट शटडाउन की एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट का नाम क्या है, पहला रिपोर्ट का नाम जान लो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिपोर्ट का नाम है एक्सेस नाउ, एक्सेस करो अभी, एक्सेस नाउ एंड द किपल्टन कोलिशन, ये रिपोर्ट का नाम है। एक्सेस नाउ एंड द किपल्टन कोलिशन, ये रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर पहले नंबर पे है इंटरनेट शटडाउन में। रिपोर्ट ने क्या बताया, रिपोर्ट ने बताया कि 2022 की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर 84 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन हुआ है। मतलब कि जैसे आज इंटरनेट शटडाउन कर दिया 10 दिनों के लिए, फिर इंटरनेट शटडाउन कर दिया, सो वो 2 काउंट हो गया, ऐसे ऐसे करके 2022 के अंदर इंडिया ने 84 टाइम्स क्या किया, इंटरनेट शटडाउन किया है। और साथ के साथ इंडिया क्या है, लिस्ट पे पहले नंबर पे है 5 टाइम इन अ रो। 5 सालों से इंडिया फर्स्ट टाइम है, एक ही साल में रो में देखा जाए तो इंडिया पहले नंबर पे है। और इंडिया ने जनवरी 2012 से लेके, बहुत पुरानी बात है, 12 से लेके 2024 तक, अभी 2024 तक, 2012 से लेके 24 तक, रिपोर्ट ने क्या बताया 2022 में 84 शटडाउन हुए, और इन टोटल 2012 से लेके 24 तक 8,805, सो 805 टाइम्स इंडिया के अंदर क्या हुए हैं, शटडाउन हुए हैं। सो ये है रिपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। रिपोर्ट का नाम जान लिया, रिपोर्ट ने क्या बताया ये जान लिया, इंडिया पहले नंबर पे है किस पे, इंटरनेट शटडाउन में, ये जान लिया। पहले नंबर पे इंडिया है, तो दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे है म्यांमार। म्यांमार दूसरे नंबर पे है, कितनी बार इंटरनेट शटडाउन लगा याद नहीं रखना, सिर्फ इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है। पहले पे इंडिया, दूसरे पे म्यांमार, और तीसरे पे कौन सी है, ईरान। सो थर्ड नंबर पे कौन सी कंट्री है, ईरान, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं। देखो ये इमेज है जो कि मतलब ऑब्वियसली ये नेट से ही उठाई गई इमेज है, बट ये इमेज है जब 2019 या फिर 2020 के आसपास की इमेज है, जब कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था, और तो वहां पे प्रोटेस्ट हुई थी काफी कि यार तुम ऐसे इंटरनेट शटडाउन कर रहे हो। सो बेसिकली ये हमारी जो फंडामेंटल राइट है उसको ब्रीच कर रहा है, ठीक है। सो कौन सी फंडामेंटल राइट को वो ब्रीच करता है उसको भी हम लेंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंटरनेट शटडाउन कोई भी स्टेट, कोई भी सेंटर या फिर ऑर्डर देता है, वो क्यों देता है, उसके कुछ कारण होते हैं ना, ऐसे तो कोई भी इंटरनेट शटडाउन नहीं करता। सो या तो वहां पे लो या फिर ऑर्डर, लो एंड ऑर्डर की कंसर्न आ जाए, मतलब कहीं पे किसी स्टेट में लो एंड ऑर्डर बिगड़ गया, सो वहां पे स्टेट या यूटी या फिर सेंटर क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि बेसिकली तुम इंटरनेट के शटडाउन कर दो, ठीक है। या फिर कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात है, ऑब्वियसली इंडिया, कोई भी कंट्री, इंडिया ही क्या, कोई भी कंट्री नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर कोई भी चीज नहीं होती, ठीक है। सो अपने नेशन की सिक्योरिटी पहले नंबर पे होती है। सो अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू आएगा, सो इंडिया या फिर कोई भी कंट्री क्या कर सकती है, इंटरनेट शटडाउन कर सकती है। सो ये कारण है कि क्यों इंटरनेट शटडाउन होते हैं। या फिर एग्जाम में चीटिंग होल से देखने के लिए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा एग्जाम है, सो एग्जाम में चीटिंग ना हो, बच्चे फोन लेके ना आए, सो ये भी एक कारण माना गया है कि जिसकी वजह से इंटरनेट शटडाउन हो सकता है। ये इंडिया की बात नहीं है, ये ऑल ओवर है कि इंटरनेट शटडाउन किस वजह से हो सकते हैं। या फिर कोई पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड बात हो कि हमें पब्लिक की सेफ्टी भी देखिए, एज अ नेशन, हर नेशन का लीडर यही चाहेगा कि हमें पब्लिक की सेफ्टी देखनी है, सो इसलिए भी ये हो सकता है। या फिर सोशल मीडिया कंट्रोल, सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा चीजें वायरल हो रही हैं जिसकी वजह से यूथ उसके कॉन्टेक्ट में आके क्या कर रहा है, वो गलत फैसले ले रहा है या फिर इन्फ्लुएंस होकर कुछ गलत काम कर रहा है। सो सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं। सो ये बेसिक जर्नल, क्या बता रहा हूं मैं, अगेन बता रहा हूं, ये सिर्फ एक जर्नल रीजंस है जो देखी गई हैं किसके पीछे, इंटरनेट शटडाउन के पीछे। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक एक्ट है जो पावर देता है किसकी, इंटरनेट शटडाउन की। सो वो कौन सा है, टेलीग्राफिक एक्ट 1885। सो टेलीग्राफिक एक्ट 1885 सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में मैंने लिख दिया। सो ये एक्ट क्या बोलता है, ये एक्ट बोलता है, ये एक्ट कुछ रूल्स निकालता है, मतलब इनके अंदर जैसे एक एक्ट होता है उनके अंदर सब रूल्स होते हैं, राइट। जैसे कि आपके एडमिट कार्ड के सब रूल्स में लिखा हुआ था कि आपको जो अपनी ओएमआर शीट है वो किसके साथ, एडमिट कार्ड के साथ किसको देनी है, इन्विजिलेटर को देनी है, लिखा हुआ था। सो ऐसे ही यहाँ पे भी एक्ट है, कुछ रूल्स हैं इसके। सो ये रूल क्या बोलता है कि यूनियन मतलब कि सेंटर और स्टेट होम सेक्रेटरी ऑर्डर दे सकते हैं किस चीज के लिए, सस्पेंशन ऑफ एन इंटरनेट, मतलब सेंटर या स्टेट
ऑर्डर दे सकता है इंटरनेट शटडाउन की, बट साथ के साथ में मान लो कि आज इंटरनेट शटडाउन करने के ऑर्डर दे दिए गए, सो ये एक्ट बोलता है कि आज अगर ऑर्डर दिया है ना, सो आने वाले 5 दिन के अंदर तुम्हें कमेटी आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी कुछ मेंबर्स की। वो कमेटी फिर एनालाइज करेगी कि बेसिकली ये जो तुम्हारे इंटरनेट शटडाउन का जो मेन रीजन है ये वैलिड है या वैलिड नहीं है। और इसमें तो ये भी लिखा गया है कि जो इंटरनेट शटडाउन है वो 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, बट 15 दिन से ज्यादा वो तभी हो सकता है अगर उस कमेटी जो बनाई गई है उस 5 दिन के अंदर वो कमेटी आके ये बोल दे कि हाँ सच में नेशनल सिक्योरिटी पे या फिर नेशनल जो सोवरेनिटी है उसके ऊपर थ्रेट है, इसीलिए 15 दिन से ज्यादा का इंटरनेट शटडाउन होना जरूरी है। सो वो इंटरनेट शटडाउन हो सकता है। जैसे कि कश्मीर में तो यहाँ तक के 100 दिन का भी लगाया था, उसकी क्या रीजन थी क्या रीजन नहीं थी, बट ये बात भी सच है कि गवर्नमेंट ने इंटरनेट शटडाउन लगा तो दिया, बट वहां पे रहने वाले काफी लोग जो कि ऑनलाइन पे या तो अपना काम कर रहे थे या कुछ कर रहे थे वो सच में अफेक्ट हुए हैं उस चीज से। ठीक है, सो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ हमारी राइट्स भी होती हैं जो अफेक्ट होती हैं। वो कौन सी राइट्स होती हैं? सो इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ता है ह्यूमंस के ऊपर या फिर कंट्री के ऊपर? क्या इम्पैक्ट पड़ता है? किसका इम्पैक्ट पड़ता है? इंटरनेट शटडाउन का, इंटरनेट ब्रेक का। सो जो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इंफॉर्मेशन है ना, मतलब आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 हमारा फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज ए, ये पार्ट हमारा है किसके रिलेटेड है? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। मतलब हर इंडिविजुअल के पास फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है, बट इन अ सेटल्ड वे। क्योंकि फंडामेंटल राइट जो ये 19 है, ये साथ के साथ में हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी देती है, जो कि फंडामेंटल एक्ट आर्टिकल 19 की 2 सब क्लोज 2 में हमें क्या देती है? कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी देती है। पर उन रिस्ट्रिक्शंस की बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड। सो हर इंडिविजुअल को, हर सिटीजन को राइट है कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने थॉट्स को और वो इंफॉर्मेशन को जान सके। मतलब कि अगर आप किसी रीजन में रह रहे हैं और आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी काट दी गई, सो आपको इंफॉर्मेशन नहीं है। आज के टाइम में क्या है, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में क्या है कि आप किसी भी कॉर्नर में बैठ के किसी भी कॉर्नर की न्यूज पढ़ सकते हो विद इफ यू हैव अ गुड एक्सेस ऑफ इंटरनेट। अब अगर इंटरनेट एक्सेस ही नहीं होगी, सो जो आपकी वो राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो छीन ली गई ना आपसे, क्योंकि आप एक आइसोलेशन में आ जाओगे कि आप एक जगह पे बैठे हो बट यू डू नॉट इवन नो कि आपके आसपास वाले सेक्टर्स में क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं पता लगेगा क्योंकि न्यूज नहीं होगी, आप अपडेटेड नहीं रहोगे। ठीक है, सो बेसिकली देखा गया कि इस आर्टिकल की क्या होती है? वायलेशन होती है। ये इंपैक्ट है। दूसरा इंपैक्ट होता है इकोनॉमिक का। मतलब अगर इंटरनेट शटडाउन है ना, तो हमारी इकोनॉमी पे भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। बैड इफेक्ट कैसे पड़ेगा? क्योंकि जो वर्कर्स, जो कंपनीज ऑनलाइन वर्क कर रही हैं, जैसे कि बीपीओ सेक्टर, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है बीपीओ सेक्टर जो कि ऑनलाइन काम कर रहा है। अब अगर कोई सेक्टर ऑनलाइन काम कर रहा है, सो वहां पे इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से लॉस होगा। सो इकोनॉमिक लॉस अगर वहां पे किसी एक सेक्टर में हो रहा है, सो ऑब्वियसली वो लॉस किसी सेक्टर का, इंडिया का या फिर किसी भी कंट्री का अपना लॉस भी होगा। सो ये क्या होता है? इकोनॉमिक लॉस होता है। यहां तक के अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी हो जाते हैं क्योंकि बहुत से ज्यादा फ्रीलांसर्स भी बैठे हुए हैं बाहर पे, कि लोग क्या करते हैं, कोडिंग सीखते हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। अब इंटरनेट शटडाउन हो गया, उनके फ्रीलांसिंग पे क्या हो गया? ठप्पा लग गया। अब वो अपना काम नहीं कर पा रहे, तो वो क्या है? वो अनएम्प्लॉयड ही है ना उतने टाइम के लिए जितने टाइम तक क्या है, इंटरनेट शटडाउन है। यहां तक कि एक रिपोर्ट भी आई थी। रिपोर्ट किसने पब्लिश करी थी? ये ग्रुप था। कहां का ग्रुप था ये? बेसिकली ये यूके की तरफ का ग्रुप था। इसने क्या बोला था? यूके के ग्रुप ने इसने बोला था, रिपोर्ट एस्टिमेट क्या किया था? किसने? top10vpn.com ये रिपोर्ट आई थी। इन्होंने बोला था कि जो इंडिया में शटडाउन हुआ था ना, जो इंडिया में 2020 में शटडाउन हुआ था, उसकी वजह से इंडिया को 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। मतलब जो इंडिया के अंदर, अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी कंट्री क्यों चाहेगी कि उसको इतना लॉस हो? बट जब कुछ कारण ऐसे होते हैं ना, तो इंटरनेट शटडाउन करना पड़ता है। सो यही है, इस टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं खींचते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कॉजेज हैं इंटरनेट शटडाउन का, आर्टिकल कौन सा था जो इफेक्ट होता है वो हमने देख लिया, हमें कौन सा एक्ट पावर देता है इंटरनेट शटडाउन की वो भी हमने पढ़ लिया, कौन सा है वो? टेलीग्राफ एक्ट है। ये सारे के सारे कारण होते हैं जो इंपैक्ट होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, यहां तक के 5 लाख पीपल अपनी जॉब उन्होंने लूज कर दी थी। कहां पे? कश्मीर में 2019 में जब ये हुआ था इंटरनेट शटडाउन। ठीक है, इसी के साथ अब आगे जाते हैं अगले टॉपिक पे जो है प्लंजिंग रीजन। ठीक है, सो ये टॉपिक रिलेटेड है एल्बर्ट आइंस्टाइन से। सो किस किस को पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है और उनके कौन कौन सी थ्योरीज हैं? नहीं पता तो एक थ्योरी तो मैं आज आपको बता के जाऊंगा, और इतने अच्छे से बता के जाऊंगा कि आपको ये रट जाएगी, कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। सो बेसिकली
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये जो भी लिखा है, इस पहले इसकी स्टोरी सुन लो, फिर लाइन टू लाइन पढ़ते हैं पीछे क्या लिखा है, ठीक है। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी में बोला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी सेलेस्टियल बॉडी अगर ब्लैक होल के पास चली गई, कोई भी बॉडी अगर ब्लैक होल के पास चली गई, सो वो ब्लैक होल के पास जाने से पहले एक रीजन ऐसी आती है जहां पे कोई भी बॉडी अपना जो सर्कुलर पाथ फॉलो करती है ना, वो वहां पे सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हाई होगा और वो बॉडी अपने एक्सिस पे घूमने की बजाय ड्रैग करके ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी। सो ये थ्योरी दी थी किसने? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अब इस थ्योरी का उस टाइम पे कोई भी प्रूफ नहीं था, बट रिसेंटली क्या हुआ है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई है और उस स्टडी ने प्रूफ करके ये बताया है कि हाँ, एक रीजन है ब्लैक होल के पास। उस रीजन का नाम क्या है? उस रीजन का नाम है प्लंगिंग रीजन। उस रीजन का नाम है प्लंगिंग रीजन। सो आपको ये वर्ड याद रखना है, मेरी बात सुन लो, स्टार मार्क लगा लो। मेरे ख्याल से ये इंटरेस्टिंग, आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही था, क्योंकि एक तो ये ब्लैक होल से रिलेटेड था, यूनिवर्स से रिलेटेड था। अब रीजन का नाम क्या है? नाम इतना बड़ा और काम छोटा सा ही है, ठीक है। सो बेसिकली ये एक एरिया है ब्लैक होल के पास। कैसा एरिया? फोटो के साथ दिखा देता हूं। लेट अस कंसीडर, अगर ये, वेट अ मिनट, अगर ये ब्लैक होल है ना बीच में, अगर ये ब्लैक होल है, सो मान लो कि यहाँ पे ये एक ऐसा एरिया है, इस एरिया को बोला जाता है प्लंजिंग रीजन। इस एरिया को बोला जाता है प्लंजिंग रीजन। अब कोई भी बॉडी, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अगर इसके पास आ गई है ना, सो वो सेलेस्टियल बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगी, बल्कि इस प्लंजिंग एरिया में इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर जाएगी और वो इसके अंदर ब्लैक होल में चली जाएगी। वो सर्कुलर पाथ नहीं क्रिएट करेगी। इस एरिया को बोला जाता है प्लंजिंग, क्योंकि प्लंजिंग रीजन एक्सर्ट करता है सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इन द गैलेक्सी। क्योंकि ब्लैक होल में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो ऑब्वियसली जो उसके आसपास का रीजन है वहां पे भी क्या होगा? वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स देखा गया है, क्योंकि जिस सेलेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है, वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। यही चीज मैंने यहां पे लिखा है, क्योंकि यहां पे क्या कर दिया, इसकी बना दिया एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी की। थ्योरी क्या थी? जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी थी। उसने क्या स्टेट किया था? वही स्टेट किया था दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल टू सेफली फॉलो सर्कुलर पाथ ऑर्बिट क्लोज टू अ ब्लैक होल। मतलब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगी, किसके पास? ब्लैक होल के पास। प्लंजिंग रीजन क्या था ये भी बता दिया। ये एक एरिया ब्लैक होल के अराउंड जहां पे कोई भी मैटर सर्कल पाथ में फॉलो करना कम कर देता है और वो क्या कर देता है? ड्रैग कर जाता है। किसके पास ड्रैग कर जाता है? बेसिकली ब्लैक होल के अंदर ड्रैग कर जाता है। इसी के साथ ये वाला टॉपिक हुआ खत्म और आज का लास्ट टॉपिक उठा के चल रहे हैं। ये न्यूज़पेपर है, उसी से मैंने हेडलाइन ली है कि बेसिकली स्टडी की गई है साउथ अफ्रीका के लेपर्ड्स के ऊपर, और उन लेपर्ड्स की स्टडी करी। कैसे स्टडी करी है? एक लेपर्ड लिया, लेपर्ड के अंदर से जो उनका माइथोजीन्स है ना, माइथोजीन्स के ऊपर स्टडी करिए। माइथोजीन्स क्या होता है, क्या नहीं होता, डिटेल में बताऊंगा, पर पहले न्यूज पढ़ लीजिए। सो लेपर्ड का डीएनए की स्टडी हुई है। अब डीएनए कौन सा? ये न्यूक्लियर सेल वाला डीएनए नहीं है, ये माइथोजीन्स वाला डीएनए है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब लेपर्ड डीएनए की स्टडी हुई है साउथ अफ्रीका के, और ये ट्रेस करके बताया उन्होंने कि जो उनकी एंसेस्ट्री है, मतलब उनकी जो ओरिजिन है, वो आइस एज की देखी गई है। एंड उसके बारे में ये बताया गया है, ये है अफ्रीका के लेपर्ड्स और इनके ऊपर क्या हुई है? स्टडी हुई है। सो क्या स्टडी हुई है देखते हैं। सो डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने क्या किया? लेपर्ड को लिया, लेपर्ड के अंदर से उन्होंने स्टडी करी किसके ऊपर स्टडी करी है उन्होंने? माइटोजीनोम के ऊपर। अब माइटोजीनोम क्या होता है? लेट अस कंसीडर कि ये एक सेल है, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि ये एक एनिमल सेल है, ठीक है। अब एनिमल सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, राइट। लेट अस कंसीडर कि ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस सेल के अंदर कुछ ना कुछ डीएनए होते हैं। इस न्यूक्लियस सेल के अंदर कुछ ना कुछ डीएनए होंगे, ठीक है। आई होप ये विजिबल है आपको। अब कुछ डीएनए होंगे न्यूक्लियस सेल के अंदर, ठीक है। पीपीटी मत पढ़ो, ये शेयर कर दी जाएगी, सुन लो। पहली बात, न्यूक्लियस सेल के अंदर होंगे कुछ ना कुछ डीएनए, और कुछ ना कुछ डीएनए प्रेजेंट होते हैं किसमें? माइथोजीन्स में। माइथोजीन्स क्या होती है? न्यूक्लियर सेल के बाहर फ्लोट करती है। न्यूक्लियर सेल के बाहर फ्लोट करने वाली चीज को बोलते हैं माइथोजीन्स। अब ये माइथोजीन्स प्रेजेंट होती है माइथोकॉन्ड्रिया में, एक क्रोमोसोम्स की तरह। ये बात ध्यान से सुनिए। अब
आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल जो कि एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है माइथोजीन्स। अब माइटो से याद कर सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया माइथोजीन्स, ठीक है। अब माइथोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होगा माइथोजीन्स। माइथोजीन्स दिखने में कैसा होता है, लाइक अ क्रोमोसोम, छोटा सा होता है उस तरह से। माइथोजीन्स कंटेन करते हैं डीएनए, वैसे ही डीएनए कंटेन करते हैं न्यूक्लियस सेल। पर न्यूक्लियस सेल के जो डीएनए होते हैं और माइथोजीन्स के जो डीएनए होते हैं, दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है वो मैं बताता हूं, पर पहले इस स्टोरी को समझ लीजिए, ठीक है। माइथोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं माइथोजीन्स और उन माइथोजीन्स के अंदर होता है डीएनए, ठीक है। जैसा डीएनए होता है न्यूक्लियस सेल के अंदर, दोनों अलग हैं। और जो साइंटिस्ट ने स्टडी किया वो किया है माइथोजीन्स के डीएनए को स्टडी किया है, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो माइथोजीन्स का डीएनए होता है वो एक मैटरनल, वो क्या होता है, एक मैटरनल इनहेरिटेड होता है। मतलब कि जब एक मेल और फीमेल होते हैं, उनका एक बेबी हुआ, ठीक है। अब उस बेबी के अंदर जो डीएनए होगा वो मेल का भी होगा, वो फीमेल का भी होगा, राइट। अब जो डीएनए मेल का भी हो और फीमेल का भी हो, उस डीएनए वो डीएनए होता है जो न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है। पहली बात ये, क्योंकि न्यूक्लियस सेल होता है जो कंटेन करता है, न्यूक्लियस सेल वो डीएनए कंटेन करता है जो मेल का भी होगा फीमेल का भी होगा। सेकेंडली, माइथोजीन्स के अंदर वो डीएनए होता है जो किसी भी बेबी को अपनी मदर से मिलता है, सिर्फ और सिर्फ फादर से नहीं मिलता, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ये ले लो कि यहां पे ये ए है, ये बी है और इनका बेबी हुआ सी। अब इस सी के अंदर जो माइथोजीन्स वाला डीएनए है वो सिर्फ और सिर्फ मदर से आता है, फादर से नहीं आता। समझ आया? यस, यही है इसका। सो इसको पढ़ लेते हैं। सो ये बेसिकली क्या होता है कि डीएनए होता है जो न्यूक्लियस सेल में, देखो डीएनए फाइंड करता है न्यूक्लियस सेल के अंदर, एंड ऑल्सो माइथोकॉन्ड्रियल में भी क्या होगा, डीएनए फाइंड होगा। अब जो माइथोजीनोम होते हैं ना, वो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। मैंने बताया था न्यूक्लियस ऑफ द सेल से क्या करते हैं, ये आउटसाइड फ्लोट करते हैं, ठीक है। अब ये स्टोर करते हैं अपनी ही अलग इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो न्यूक्लियस सेल वाला डीएनए होता है वो कुछ अलग इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, माइथोजीन्स वाला डीएनए होता है वो अलग इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अब ये मैटरनल होते हैं, मतलब विच मींस दे आर ओनली पास्ड ऑन फ्रॉम द मदर टू द ऑफस्प्रिंग्स। सो ये डीएनए सिर्फ और सिर्फ एक मदर से अपने बेबी में जाते हैं, फादर से नहीं जाते, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं और मैं आपको बता देता हूं, देखो माइथोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि एक स्मॉल सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं। माइथोजीन्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? माइथोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइथोकॉन्ड्रिया क्या है? एक पावर हाउस है सेल का। ये क्वेश्चन आ सकता है, विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स ऑफ माइथोकॉन्ड्रिया। एंड ये क्या करता है? जनरेट कर देता है एनर्जी नेसेसिटी टू द पावर सेल। ऐसे ही न्यूक्लियस जीनोम्स आर इनहेरिटेड इक्वली फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स। ये बात याद रखना। जैसे माइथोजीनोम्स होते हैं ना, जैसे देयर आर माइथोजीनोम्स, राइट। अब जो माइथोजीनोम्स होते हैं, माइथोजीनोम्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। सिर्फ मदर, जो बेबी की मदर होगी ना, मदर से ही माइथोजीन्स डीएनए ट्रांसफर होता है किसमें? ऑफस्प्रिंग्स में। बट जो न्यूक्लियर जीनोम होता है, ये फादर और मदर दोनों से क्या होता है? ट्रांसफर होता है कि अपने ऑफस्प्रिंग्स में, अपनी बेबी में, ठीक है। सो इसी के साथ ये टॉपिक होता है खत्म। और आज का जो लास्ट है वो है आपके लिए क्वेश्चन। सो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है, दैट व्हाट इज इग्ला एस विच हैज बीन रिसेंटली सीन इन द न्यूज। सो इग्ला एस क्या है? क्योंकि ये न्यूज हमने आज ही पढ़ी है, सो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आंसर नहीं पता सो पीछे जाके वीडियो में दोबारा वीडियो देखिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन क्या है कि जो इग्ला एस है ये एक स्मार्टफोन है, या फिर इग्ला एस एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। थर्ड ऑप्शन इज इग्ला एस इज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। या फिर इग्ला एस एक स्पीशीज है आर्टिक हील की। सो मुझे राइट आंसर बताना कि इस क्वेश्चन का क्या है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ थैंक यू। और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है, पीपीटी से रिलेटेड, पीडीएफ से रिलेटेड, या फिर कोई भी वीडियो आप चाहते हो किसी भी करंट जो भी करंट में टॉपिक है उससे रिलेटेड, सो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। क्योंकि उस टॉपिक पे वीडियो फिर बना दी जाएगी। इसी के साथ थैंक यू। सो आई होप यू हैव अ गुड डे, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और जिन जिनका एग्जाम्स, कल तो संडे है, जिन जिनका एग्जाम्स है आने वाले स्लॉट्स में, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर।